This is an ABP Life podcast. Hello and welcome to Clear Cut by ABP Live podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. This is your newsman Rudrashish signing in on a wonderful Tuesday evening. तो बिना और वक्त ज़ाया किए चलते हैं दिन के बड़े headlines की तरफ. Starting off with some global headlines. As the Russia-Ukraine war carries on for straight 4 months, Ukrainian forces ने एक स्टेटमेंट में कहा कि रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन की पूर्व शहर सेवेरोडोनेस्क पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और नागरिकों के निकलने के लिए सारे इवैक्यूएशन रूट्स बॉम्ब से उड़ा दिया है. भारी रशियन बॉम्बार्डमेंट के बीच रीजनल गवर्नर सर्गेई गाइडा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शहर से निकलने के सारे ब्रिजों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन कार्गोज भी शहर के अंदर नहीं आ पा रहा है. यूक्रेन ने सेवेरोडोनेस्क शहर को डिफेंड करने के लिए हेवी वेपन्स की मांग की है वेस्टर्न कंट्रीज से, जैसे कि यूएसए, यूके और फ्रांस, जो उनको हाई प्रिसीजन एयर बेस्ड हथियार भेजती आ रही है. रशिया ने यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए अमेरिका और अन्य देशों को वार्न किया है और कहा है कि अगर वो यूक्रेन को हथियार भेजना बंद ना करे तो रशियन फोर्सेस यूक्रेन में नए टारगेट्स पर अटैक शुरू करेंगे. Two horrific massacres in recent weeks have compelled the US politicians to introduce gun control measures in the country. डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस ने पहली बार 30 साल में मास शूटिंग्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल लॉज लाने में सफल रहे हैं. 20 सेनेटर्स 10 हर पार्टी से गन कंट्रोल लॉज को लाने के लिए रविवार को एक समझौते पर पहुंचे, जो बंदूक की बिक्री पर कुछ रोक लगाएगी. बस 10 रिपब्लिकन पार्टी मेंबर्स का वोट सेनेट में काफी है इस लॉ को पास करने के लिए. सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी मेंबर्स ने 1990 से कोई भी गन कंट्रोल कानून को पास नहीं होने दिया. The newly introduced gun control measures include enhanced background checks for people under 21 buying a gun, allowing a review of juvenile crime and mental health records. श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन एमएमसी फर्डिनेंडो ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है, क्योंकि पिछले हफ्ते उन्होंने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी थी जब उन्होंने श्रीलंका की पार्लियामेंट्री पैनल को बताया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा को प्रेशर किया था कि श्रीलंका में एक विंड और पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी को दिया जाए. हालांकि राजपक्सा ने इस क्लेम के अगले ही दिन एक ट्वीट में फर्डिनेंडो के किए गए एलिगेशन को डिनाई कर दिया. नाउ इट्स सम नेशनल हेडलाइंस. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुए और नेशनल हेरल्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के साथ 10 घंटे तक पूछताछ के लिए शामिल रहे. न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने उनको आज फिर से हाजिरी देने के लिए बुलाया है. ईडी ने पहली क्वेश्चनिंग सेशन में राहुल गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और फिर लंच टाइम के बाद राहुल गांधी के साथ 5.5 घंटे तक पूछताछ चली. राहुल गांधी ने कल सीधा कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी ऑफिस पहुंचे थे और इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा और भी कई सारे वरिष्ठ नेता ईडी के ऑफिस पहुंचे थे राहुल गांधी के प्रति अपना समर्थन जताने. राहुल गांधी पर लगे आरोप को लेकर कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने ये एक साजिश रची है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं. अगले महीने होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कल दिल्ली में ऑपोजिशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए मीटिंग करेंगी. ये भी पता चला है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा बुलाए गए इस मीटिंग में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के तरफ से रहेंगे. पिछले कुछ दिनों से यह स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर शरद पवार एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है. कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव का एक लंबा इतिहास है, जब उन्होंने 25 साल पहले अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ा था. अगले महीने होने वाली राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अपनी संख्या मजबूत कर ली है, क्योंकि मंगलवार को दूसरे पार्टी के 2 विधायक और एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है. बहुजन समाज पार्टी के संजीव सिंह कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के राजेश कुमार शुक्ला
और एक इंडिपेंडेंट एमएलए विक्रम सिंह राणा ने बीजेपी ज्वाइन किया चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के प्रेजेंस में। इन 3 विधायकों के शामिल होने के साथ बीजेपी की स्ट्रेंथ 230 की स्टेट असेंबली में 130 हो गया है, जबकि कांग्रेस के पास 96 सीट्स है, बीएसपी की 1 और इंडिपेंडेंट 3 है। कश्मीर पुलिस ने आज एक स्टेटमेंट में कहा कि अमरनाथ यात्रा पर हमला करने के इरादे रखने वाले लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ओवरनाइट एनकाउंटर में एलिमिनेट किया है। अथॉरिटीज ने बताया कि बेमिना एरिया में देर रात तक शूटआउट्स चले और ये भी कहा कि उनमें से एक आतंकवादी पाकिस्तानी था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने कहा कि इन 2 टेररिस्ट को पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा था और उनको ऑर्डर्स दिए गए थे कि 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर हमला करें। कश्मीर में ये कुछ हफ्तों की तीसरी इंसिडेंट है जहां टेररिस्ट अमरनाथ यात्रा पर हमला करने का साजिश बना रहे थे। नाउ विद सम पॉप कल्चर एंड स्पोर्ट्स अपडेट्स। Singer and rapper Sidhu Moosewala received a tribute at Times Square on the occasion of his birthday. The Punjabi rapper, who was shot dead in Punjab last month, would have turned 29 on June 11th. Huge billboards played Moosewala's song as fans sang along and gathered together to pay last tributes to him. Fans cheered on and also sang and clicked photographs as Moosewala's picture with his mother flashed on a screen above Nasdaq's office in Times Square. Disney Star is learned to have won the coveted IPL Indian Subcontinent Television media rights for the Indian Premier League for a whopping 23,575 crore, while Viacom 18 grabbed the digital rights with a bid of rupees 20,500 crore at the media right auctions on Monday. The media rights for the 2023 to 2027 have been sold for a whopping 44,075 crore for 410 matches on Monday, a premium of 170% or 2.7 times the winning bid of rupees 16,347 crore for both TV and digital by Star India in September 2017. Previously, Sony Pictures Network paid 8,200 crore for the IPL TV media rights for a 10-year term at the tournament's debut. So these were the top headlines of the day. तो अब करते हैं बात। तो आप सभी को पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन किया है नेशनल हेरल्ड केस में। कल राहुल गांधी ईडी के ऑफिस पहुंचे, सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ कांग्रेस पार्टी वर्कर्स। कांग्रेस पार्टी वर्कर्स ने सत्याग्रह मार्च करते हुए ईडी के ऑफिस तक गए राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस के नेताओं ने यह दावा किया है कि बीजेपी सरकार ईडी जैसे एजेंसीज को यूज कर रहे हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए। बट ये नेशनल हेरल्ड केस एक्चुअली है क्या, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी में इतना ड्रामा हो रहा है? लेट योर न्यूज़मैन हेल्प यू एक्सप्लेन। तो 2012 में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार के खिलाफ मामला दायर किया, जिसमें उन पर नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाले कंपनी को खरीदने के लिए पार्टी के फंड का मिसयूज करने का आरोप लगाया। 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक कोर्ट में एक निजी मामला दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने धोखाधड़ी की और हजारों करोड़ की जमीन हड़प ली। इन द कंप्लेंट स्वामी ने यह दावा किया कि गांधी परिवार ने अपनी निजी कंपनी यंग इंडिया के थ्रू दिल्ली, यूपी और दूसरी जगहों में 1600 करोड़ की जमीन फ्रॉडुलेंटली एक्वायर कर ली, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की थी। बट ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का गांधी फैमिली को बुलावा देना इस नेशनल हेरल्ड केस में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, जो 10 साल के ऊपर से चलता आ रहा है। इस पूरे प्रॉब्लम की जेनेसिस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की शेयर्स एक्वायर करने से रिलेटेड है। तो द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को डिफरेंट लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश करने के मोटिव से इंडियन कंपनीज एक्ट 1937 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। AJL ने फिर इंग्लिश में नेशनल हेरल्ड जैसे न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करना शुरू किया, which was actually founded by जवाहरलाल नेहरू in 1938। AJL 2 और भाषाओं में डेली अखबार पब्लिश करते थे, उर्दू में क़वामी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन। जवाहरलाल नेहरू ने AJL की स्थापना की थी
and many people believe that it was his passion project. हालांकि ये कभी भी उनकी निजी संपत्ति नहीं थी और ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी जिसके शेयर होल्डर्स 5000 फ्रीडम फाइटर्स थे। नेहरू के अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, कैलाश नाथ काटजो, रफी अहमद किदवाई, कृष्णा दत्त पलीवल और गोविंद बल्लभ पंत जैसे एजेएल के दिग्गजों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया था। एजेएल की रियल एस्टेट वैल्यू 5000 करोड़ रुपए में एस्टिमेट किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज न्यू दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, इंदौर और पटना में फैला हुआ है। बट एजेएल स्टार्टेड रिपोर्टिंग लॉसेस इन 2008 और फिर कंपनी ने डेली न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना बंद कर दिया, इंक्लूडिंग नेशनल हेरल्ड। एजेएल की मेन ऑफिस लखनऊ से दिल्ली के हेरल्ड हाउस में शिफ्ट हो गया और इस दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कि कांग्रेस की एक एपेक्स बॉडी है, टाइम टू टाइम एजेएल को लोन देना शुरू किया। दिसंबर 2010 तक एजेएल का आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 90 करोड़ रुपीस एक्सीड कर चुका था। लेकिन 16 दिसंबर 2010 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एजेएल का पूरा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पे कर दिया अपने कंपनी यंग इंडिया के थ्रू। बस यही नहीं, आगे जाके एजेएल की 99.99% शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद यंग इंडिया की पहली मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग में राहुल गांधी को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया। आप लोगों को यह बता दूं कि यंग इंडिया 23 नवंबर 2010 को एस्टैब्लिश हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जॉइंटली 76% शेयर्स के ओनर हैं। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास कंपनी के 24% शेयर्स हैं। अब 22 जनवरी 2011 को यंग इंडिया की शेयर्स का फिर से रीअलॉटमेंट किया गया, जिसमें से 1,90,000 करोड़ के शेयर्स राहुल गांधी को दिया गया और 1,35,000 करोड़ के शेयर्स सोनिया गांधी को अलॉट किया गया। बट अब भी यंग इंडिया के पास एजेएल के 99.99% शेयर्स थे। अब एजेएल के 100% शेयर्स हासिल करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रतनदीप ट्रस्ट और जनहित निधि ट्रस्ट के थ्रू 47,513 और 2,62,411 शेयर्स खरीद ली विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम स्वामीज कंप्लेंट, कांग्रेस परिवार ने पार्टी फंड इस्तेमाल करके एजेएल का टेक ओवर कर लिया और 2000 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स एक्वायर करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि एजेएल ने 90 करोड़ रुपए का लोन लिया था एआईसीसी से, जो कि उनको 0% इंटरेस्ट पर दिया गया था। Now, according to sections 29A to C of the Representation of the People Act 1951 and section 13A of the Income Tax Act 1961, it is illegal for a political party to lend money for commercial purposes. Swamy also claims that Gandhis used deception to take over assets worth thousands of crores in a malicious way. अब ये मामला कितने दूर तक जाएगा इस बार ये तो किसी को पता नहीं, पर ये तो साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल ड्रामा हमें देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल द न्यूज़ एंड स्कूप्स आई हैव फॉर यू टुडे। कल फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। दिस इज योर न्यूज़मैन रुद्राशीष कांजीलाल साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड कीप लिसनिंग टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.